और जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई इमरजेंसी के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, एपिलेप्सी हुआ, पॉइज़न हुआ, स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद माइग्रेन हुआ, ये सारी जानकारियाँ हम अब पब्लिक तक पहुँचाएँगे ताकि वो लोग अवेयर रहें और फर्स्ट एड के बारे में जानें और हमें क्या डू एंड डोंट्स किसी भी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है वो सबको आना चाहिए। हाय, आई एम ब्रजकिशोर तिवारी और आप देख रहे हैं क्योरडोज फार्मा का पॉडकास्ट सीरीज ब्रेक द बैरियर ऑफ इमरजेंसी। आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिलेश जैन, जो कि CHL हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं और ऑपरेशनल हेड हैं। तो आओ सर से मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो आप बताएंगे एपिलेप्सी क्या है और वो कितने प्रकार की होती है? एपिलेप्सी अगर बोला जाए सामान्य लोगों के समझने के लिए, तो ऐसा है, यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बिजली का डिस्चार्ज होना ब्रेन में। ठीक है? जैसे अपन कई बार देखते हैं ना कि तड़ित चालक के ऊपर बिजली आके गिरती है। हम्म। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि ब्रेन के कुछ हिस्सों में अबनॉर्मल एक्साइटेशन हो जाता है और ब्रेन के जो अंदर के सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी तेज एम्पलीफाई होते हैं। उसके चलते व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ जाता है। जो लोग इसके प्रोन होते हैं उनमें क्या होता है कि कई बार इसका ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स कैसे हो सकते हैं? ट्रिगर्स हो सकते हैं जब व्यक्ति की नींद अच्छी नहीं हो रही है, जब व्यक्ति की यू नो आप बात करते हैं ना, बहुत सारे आजकल डिस्को लाइट्स होती हैं, तो ब्लिंकिंग लाइट्स में जब वो घूम रहा हो, कोई लगातार उसकी आंखों में लाइट फेंक रहा हो, कई बार खाना ढंग से ना खाया हो, ये सारे ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी दवाई ले लेना, इन्वेरिएबली प्रिस्क्राइब हो जाना, जिसके चलते ये जो थ्रेशोल्ड है, मान लीजिए थ्रेशोल्ड से मेरा मतलब ये होता है, हम ये बात मान के चलते हैं कि भाई जैसे नदी का डैम है, नदी के डैम में इस लेवल के ऊपर बाढ़ आई, तो उसी तरह एक थ्रेशोल्ड होता है, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर एक्साइटेशन चला गया तो फिर मिर्गी का दौरा। मैं मान लूँ कि अपने ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं बिजली चलती है। बिल्कुल सही बात हाँ, बिजली चलती है। तो ये क्या है, बिजली कैसे है। चलती है इसका? मैं और आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। मैं और आप जो बात करके समझ रहे हैं एक दूसरे को, हम्म। और आपका मेरे बातों के प्रति और आपकी बातों के प्रति मेरा प्रतिक्रिया देना, हाँ। ये सब कुछ सिग्नल्स के तहत हो रहा है हम्म। कि भाई मैं ये चीज, मेरी ब्रेन ये चीज आइडेंटिफाई कर रही है और आपको जवाब दे रही है। इसी तरह हम बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी बात नहीं कर पाते। तो ये जो है, ब्रेन में ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए सर्किट्स होते हैं। ओके। मैं इतने डिटेल में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन चूंकि जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको देखते हुए मैं ये बात करूंगा कि ये जो सर्किट्स हैं ये अलग अलग लेवल से आके मिलते हैं, और ये सारे सर्किट्स जो हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ बिजली से लाइट जलती है, उसी तरह जो है ये सर्किट्स जो है सारी ब्रेन की चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर इन सर्किट्स में से आपने ज़्यादा बिजली डाल दी, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, वैसा हो जाएगा। ओके, उसी को या फिर आप अगर देखें कि यूं देखें कि आपका जो ब्रॉडबैंड का तार होता है ना, पहले तार से आता था, अब आजकल वाईफाई वैसा हो गया, तो उस तार में गलती में भी आपने जो ना, अगर सीधे हाई टेंशन वायर से छुआ देते हैं आप, तो पता चला कि पूरे मोहल्ले के जितने भी केबल के वायर थे वो फूक जाते हैं। वो फूट जाता तो ये कुछ कुछ वैसा है। है। मैं समझूं कि एक जगह बहुत सारी लाइट बन रही है, वहां से लाइट आके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो आपके घर तक आ रही है, घर पे आने के बाद उसी लाइट से पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, AC भी चल रहा है, आपके फैंस भी चल रहे हैं, है ना? और इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि इसको देखकर आपके हाथ भी चल रहे हैं, इसको देख हाँ, के बस आपकी वही वही आंखें भी वही। चल रही हैं, हाँ। किसी ने आपको बॉल फेंकी तो आपकी आंख ने देखा कि बॉल फेंकी, आपने समझा कि बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उस डिस्टेंस को जज किया, आपका हाथ उठा और आपके हाथ ने उस बॉल को पकड़ा। पकड़ा। ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेट ऐसे ही हमारी बॉडी है, एक सेंटर है, वहाँ से बहुत सारे मैसेज निकलते हैं, बहुत सारी लाइट जाती हैं, हर बॉडी के पार्ट्स में जाती हैं। अगर हाथ हिलाना है तो वो काम करेगी, पैर हिलाना है तो दूसरी सर्किट काम करेगी, देखना है तो तीसरी सर्किट काम करेगी, ऐसे ही। ब्रेन को हम यूं ही मास्टर नहीं बोलते, हम्म। हम रियलाइज भी नहीं करते कि कहीं दौड़ना है, कोई गाड़ी चलाना है, हमारी अलग अलग चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन ब्रेन कैसे सेट कर रहा यस। है, ये है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम शायद हमारे हिस्से का केवल 10 से 20% जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम कर सकता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्रेन का नहीं हो सकता। तो एपिलेप्सी पे लौट के आते हैं, तो कितने टाइप की सर होती है एपिलेप्सी? ठीक है, कई प्रकार की होती है एपिलेप्सी। एक तो वो होती है जिसमें व्यक्ति कई बार बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेसुधी हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता क्या हुआ। हो सकता है कि इस दौरान वो शून्य में ताक रहा हो, ये भी एपिलेप्सी का एक प्रकार है। कई बार ऐसा होता है
कि व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं ऐसे, जिसमें हाथ और पाँव उनके हिलने लग जाते हैं बुरी तरह से, जबड़े हिलने लग जाते हैं, और उसके साथ-साथ जो है उसको होश नहीं रहता। ये भी एक प्रकार की एपिलेप्सी है और ये ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि ये देखने में आती है और पकड़ में आती है, इसलिए लोगों की धारणा ये है कि भई ये मिर्गी का दौरा ऐसा ही होता है। ठीक है? इस समय पे लोग कई बार जूते सूँघाने का काम, कई बार लोगों को कुछ करने का काम ऐसा करते हैं। मैं मना करूँगा उनको, ऐसा कुछ भी ना करें। आप केवल मरीज़ को, यदि मरीज़ साँस ले रहा है तो एक रिकवरी पोज़ीशन में डाल दें। रिकवरी पोज़ीशन में डालने से अगर कि उस व्यक्ति ने कभी वॉमिटिंग हुई, या मान लीजिए कभी उसको अंदर के गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो फेफड़े में नहीं जाएँगे, वो बचा रहेगा। तो क्या मिर्गी का कोई इलाज है? बिल्कुल है। मिर्गी की दवाइयाँ रहती हैं, मिर्गी का इलाज है और बिल्कुल चलता है। वो दवाइयाँ कई बार लोगों को 3 से 5 साल तक लेनी भी पड़ती हैं। जब भी हम दवाई कम करने की कोशिश करते हैं, इन सब मरीजों में कई बार ब्रेक थ्रू सीजर्स भी आते हैं। ब्रेक थ्रू सीजर का मतलब ये होता है कि व्यक्ति दवाई ले रहा है, जब दवाई की डोज़ कम हुई थोड़ी-सी, या दवाई उससे मान लीजिए मिस हो गई, तो उस समय फिर से एक झटका आ जाए। एपिलेप्सी सर कैसे होती है लोगों में? एपिलेप्सी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? क्या लाइफ़स्टाइल से एपिलेप्सी होती है? लाइफ़स्टाइल का सीधा-सीधा कोरिलेशन नहीं है एपिलेप्सी से, यदि आप इस तरह से सोचोगे तो। हम ये डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि एपिलेप्सी किन पर्टिकुलर व्यक्तियों में होगी और किन में नहीं होगी। यदि ये होती, तो प्रिवेंटिव थेरेपीज़ हमारे लिए टारगेट बनाना बहुत आसान हो जाता, कि हम उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लें और उन्हें दवाई दे दें। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति से व्यक्ति में भी डिफ़र करती है, ये अपनी दवाइयों में भी डिफ़र करती है, और यदि हम बोलें तो इसके अलावा जो है, अगर एपिलेप्सी की बात की भी जाए, कई बार जो कारण होते हैं वो होते हैं जिनमें कई बार लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, वो एक स्थिति बनती है। कई बार लोगों को ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, जैसे मैंने बताया, या ब्लीड हो जाती है, खून का थक्का बन जाता है। उन मरीजों में कई बार एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा कई मरीजों में जिनमें पहले सर्जरी हो चुकी है, जिसमें हम स्कार एपिलेप्सी बोलते हैं। स्कार से हमारा मतलब ये होता है कि एक ऐसा टिश्यू बन जाता है जिसके साथ में इलेक्ट्रिकल सिग्नल अच्छे से ट्रांसमिट नहीं सही होते। बात है। तो ये सारे कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि कारण यही होगा। बट अदर देन दैट, अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी का ऐसा कोई खास स्पेसिफिक कारण नहीं होता। कुछ मरीजों में सोडियम की कमी से भी हो जाता है, कुछ मरीजों में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण आती है, कुछ मरीजों में खून का थक्का जैसा बनता है, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, उसके कारण होती है। कई बार एपिलेप्सी जो है वो किसी दूसरे बीमारी का एक शुरुआती सिम्टम भी बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, मरीज के वीनस साइनसिस में खून के थक्के जम गए, और फिर झटका आया। जब झटका आया तब वो हमारे पास दिखाने आया। फिर जब हमने उसका एमआरआई विद एंजियोविनो सीक्वेंस किया, तो हमको पता चला कि इसको एक्चुअली तो वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, और ये जो एपिलेप्सी का दौरा आया वो इस कारण से है। कई बार ट्यूमर्स इस तरह से पकड़ में आते हैं ब्रेन, क्योंकि कोई व्यक्ति बता थोड़ा ना सकता है कि मेरे को ब्रेन में ट्यूमर है, वो तो जब तक डायग्नोज ना हो। तो पता चला कि उसको एपिलेप्सी का एक दौरा पड़ता है, घर वाले आते हैं, हम इमेजिंग कराते हैं, फिर हमको समझ में आता है कि अंदर तो गठान है। तो एपिलेप्सी आ रही है तो कुछ लोग बोलते हैं कि 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है, उसको अस्पताल लेने की क्या ज़रूरत है? मेजॉरिटी केसेस में ठीक हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये ठीक नहीं होता। यदि ये 5 मिनट से ज़्यादा चले, और या फिर आपको 2 से 3 सीजर्स लगातार चलते रहें और उनके बीच में कोई गैप ना हो, तो ऐसी अवस्था को हम हमारी भाषा में स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये इसलिए होता है कि लगातार बार बार झटके चलते रहे तो भी ब्रेन के तंतुओं को नुकसान पहुंचता है, और उसके चलते हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर असर आता है। ये तो समस्या रहती है। एपिलेप्सी में क्या करना चाहिए लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो मैंने ये चीज़ बताया, जूता डेफिनेटली नहीं सुंघाना चाहिए। हुँ। और उसके अलावा यदि हम बात करें, लोगों को रिकवरी पोजीशन में डाल दें जिससे कि वो एस्पिरेट ना करें। तीसरे नंबर पे उनको फौरन अस्पताल ले जाएं जिससे कि उनका समय पर इलाज हो सके। क्योंकि क्या होता है, जब भी एपिलेप्सी होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने क्या कि कुछ खाया हो तो उसको उल्टी होती है। कई बार लोगों को मोशन भी हो जाता है कपड़ों में, कई बार लोगों को यूरिन भी निकल जाती है। ये सब एपिलेप्सी के आम से सिम्टम्स। बट ये जो वॉमिटिंग होती है उसमें ये समस्या होती है कि यदि हम सामान्य रूप पे अगर पानी पीते हैं,
यदि वो पानी हमारी श्वास की नली में जाए तो क्या होता है कि हमें ठसका लग जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पार्शियली सेमी कॉन्शियस हो, क्योंकि उसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा हुआ है, वो ये नहीं समझ पाएगा। तो तो उसको वो एक उल्टी तरफ। जो है हम्म, वो उसकी फेफड़ों में जा सकती है, और फेफड़ों में जाने से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, जो नुकसान पहुंचाता तो सीधा सिंपल अगर एपिलेप्सी आए तो उसको एक साइड करवट लेके अच्छे है। से रिकवरी पोजिशन रिकवरी पोजीशन में जाने दीजिए। जो भी अंदर से ऑब्जेक्ट आएगा या वॉमिट करेगा तो वो बाहर बाहर आएगा। बाहर आ जाएगी और वो फेफड़ों में नहीं जाएगी, बिल्कुल जिससे सही, कि काफ़ी हद तक उसका नुकसान नहीं होगा मरीज का। बिल्कुल सही बात है। और यदि दूसरा। आपको लगता है कि लगातार झटके चल ही रहा है, हम्म, तो सबसे पहले उसको मरीज को लेके अस्पताल ले जाएं, क्योंकि उसके बिना उनका निदान नहीं हो पाएगा। और यदि झटके लगातार चलते हैं तो वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ब्रेन की जो मेडिसिन है बहुत लंबी चलती है ना। तो अभी जैसे मेरे को एपिलेप्सी आई या किसी और को एपिलेप्सी आई, उसको आप वो गया डॉक्टर के पास, उसने एक टैबलेट दे दी या जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा उसने लिया, वो खाना चालू कर दिया। अब उसके किसी दूर के रिश्तेदार को आई तो वो फ़ोन लगाएगा, भाई मेरे बच्चों को एपिलेप्सी आई थी, बोला ये मैं व्हाट्सअप कर रही हूँ पर्चा, ये मेडिसिन ले लो क्योंकि एपिलेप्सी में मेडिसिन दी थी। ये कितनी हद तक सही है? देखिए, मेरे हिसाब से व्हाट्सएप के दिए हुए पर्चों पे इलाज जो है बड़ा जुडिशियसली होना चाहिए। मैं यही बात बोलूँगा। भाई, हम एक अंग्रेजी कहावत होती है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वन साइज फिट्स ऑल। आपके पास एक साइज की शर्ट है, अगर सब लोग वही पहन सकते तो क्या बात थी। तो सही मायनों में बोला जाए तो जो दवाई या गोली एक किसी मरीज के लिए काम करती है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए काम ये तो आपने देखा भी होगा कि आपके पास भी पेशेंट आते हैं कि मैं टैबलेट खा रहा हूँ, क्यों खा रहे हो? क्योंकि उनको भी ऐसा ही हुआ था तो इसीलिए मैं ये टैबलेट ले रहा हूँ। एपिलेप्सी में तो जनरली लोग अस्पताल में नहीं जाते, तो करे। उसमें वो। क्या हो जाता है कि कुछ भ्रांतियां जुड़ी हैं एपिलेप्सी से, वरना अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको बस अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। यदि किसी कारण से हुए, जैसे मैंने बताया कि भाई ब्रेन में गठाने आई है, तो उन चीज़ों का स्पेसिफिक निदान होना जरूरी है। और अदर देन दैट, उन ट्रिगर्स को अगर आप अवॉइड करते हो तो ज़्यादातर लोग लंबे समय तक इन दवाइयों पर, लंबे समय से मतलब क्या होता है, आमतौर पर 3 से 5 साल इन दवाइयों को लेके फ्री हो जाते हैं। क्योंकि एक समय के बाद फिर ये झटके आना बंद भी हो जाते हैं 5 साल के, ऐसा माना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हाँ, मेजोरिटी में ऐसा ही होता अभी दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा एपिलेप्सी पे कि कुछ लोग चम्मच देते हैं, आपने जैसे है। कई बार वो क्या सब। होता है कि जो मिर्गी का दौरा होता है, उसमें जब झटके आते हैं तो कई बार ये इतने तेज और वायलेंट होते हैं कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हम मिर्गी के दौरे वाले व्यक्तियों को प्रेफरेंशियली बोलते हैं कि आप ड्राइव ना किया करें तो बेहतर होगा। हाँ, उसका ये कारण ये रहता है कि जब वो ड्राइव करेंगे, या मान लो वो पायलट हैं, तो उनके हाथ में केवल उनका जीवन नहीं, बहुत सारे दूसरे जीवन भी। और उनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि उसमें समस्या पैदा हो सकती है। कई बार लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, खासतौर पे शोल्डर की या हाथ की, क्योंकि इतना तेजी से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये जो चम्मच और ये देने की बात हो रही है, उससे कई बार दांत टूट सकते हैं, ना टूट ही जाते हैं। जिससे कि भी, क्योंकि वो भींचते हैं दांत को हम्म, मरीज अपने, जब भी उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा होता है। तो ये सब चीज़ें गलत है, इनको तो हमको अवॉइड करना चाहिए। एपिलेप्सी अगर आपको है तो आपको ड्राइव नहीं करना है, और क्या क्या नहीं करना है? देखिए, ये तो मैंने बताया है आपको, जो कि ट्रिगर्स वाले एरिया है। भाई, डिस्कोथेक में अगर आप जाओगे तो उसमें लाइट्स बहुत ज़्यादा झिलमिल करती रहेंगी, वो आपको अवॉइड करना है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, समय से सोना है, समय से उठना है, अपनी नींद का समय नियमित रखना है ना। लाइट को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही फोकस रहे, ये अवॉइड करना है। खाना पीने का समय आपका सही होना चाहिए। ये सारी छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, जो अगर आप लोगे तो आप बेहतर रहो। और एपिलेप्सी से नींद और पानी, ये मैंने बहुत से डॉक्टरों से सुना है कि आप प्रॉपर नींद लिए, अच्छी तरह पानी पीजिए, तो ये थोड़ा फ्रिक्वेंट इसका कम पानी हो। से मतलब हमारा ये होता है आमतौर कि मरीज को हाइड्रेटेड रहना चाहिए अच्छे से। हम्म। अगर मरीज हाइड्रेटेड रहेगा अच्छे से, तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है ये। अब मैं लाइफ स्टाइल पे आता हूँ, एक हेल्दी ब्रेन के लिए आदमी को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? चलिए, मैं अवॉइड करने के बारे में तो बोलूंगा कि कुछ भी नहीं। सबको, हम इंदौर शहर में हैं, तो कल को आप अगर मेरे को बोलोगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमको कोई चीज़ अवॉइड करनी है, तो शायद कोई भी मेरे पॉडकास्ट को नहीं सुनता, है ना। वो संभव नहीं है। कई लोग इसे चटोरों का शहर भी बोलते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हमको ये ध्यान रखना चाहिए
कि हिंदुस्तानी डाइट या हमारे देश की डाइट, फॉर दैट मैटर एशियन कंट्रीज की जितनी भी डाइट्स रहती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट है। तो हमको इसमें एक बैलेंस अचीव करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, और उसके साथ में फैट, इन सब का एक संतुलन बना रहे, वो ज़रूरी है। मैं बंद करने का नहीं कहूँगा, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे अगर हम ये बोलें कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छी आप कसरत करें और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। व्यसन में अगर आप बात करोगे तो अल्कोहल अवॉइड करें, खासतौर पे जो एपिलेप्टिक्स है। और स्मोकिंग? स्मोकिंग मेरे ख्याल से उसके दूसरे भी इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मैं इन जनरल उसके पक्ष में ही नहीं। हम्म। तो आपको स्मोक भी नहीं करना है और आपको अल्कोहल भी नहीं करना है, खाने के ऊपर नहीं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिक फूड होते हैं, अगर ऐसे, तो ऐसे कोई फूड, आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं दिमाग से, तो कुछ? नहीं, पहले ऐसा बोला जाता था कि खेसरी दाल और ये सारी चीजें यस रहती यस थी, यस। लेथाइरोसोडोरेटिक बोलते थे हम। लेकिन सरकार ने बहुत सारा काम किया है इस विषय हम्म। में, अवेयरनेस फैलाने के लिए भी और उनकी कमर्शियल सेल से रिलेटेड भी। तो अब ये सब चीज़ें उतनी उपलब्ध नहीं है मार्केट्स में जितनी पहले हुआ करती थी, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे पास्ट में चली गई। इनफैक्ट अब तो प्रोग्राम ये हो गया है कि अगर कोई मरीज ऐसा मिलता है आपको फ्लैसिड पैरालिसिस का, तो आपको सरकार को रिपोर्ट करना आवश्यक है। बट एज सच कोई ऐसे न्यूरोटॉक्सिक फूड्स नहीं होते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, कुछ एक विधा की दवाइयाँ रहती हैं जिनमें हेवी मेटल्स का यूज़ होता है। तो हेवी मेटल्स जहाँ पे भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे वो न्यूरोटॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि उनसे नसों में शिथिलता आती है। अब दूसरा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी स्टोरी है। मैं एक पार्टी में था, जी। और वहाँ पार्टी चल रही थी, सब लोग खाना खा रहे थे। सडनली एक दोस्त उसमें से जी। बेहोश हो जाता है। जी। हम लोग पैनिक हो जाते हैं, जी। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, 20 सेकंड 30 सेकंड में वो, उसका हाथ पैर ठंडे पड़ के वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। जब हमने उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, तो उसने बोला कि मेरे को लगा कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, और फिर मेरे को कुछ पता नहीं है। इसको कई बार एब्सेंट सीजर भी बोला जाता है, इस हम्म। प्रकार की स्थिति को। हम्म। मैंने आपसे बीच में शुरू में बात करी थी कि हो सकता है व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो अनरिस्पॉन्सिव हम्म। या केवल शून्य में ताकता रहे, तो वो एक तरह के एब्सेंट सीजर होते तो ये जो उसको पहले से ही पता चल रहा होता है कि मेरे को सब दिख रहा है, चक्कर आने वाले, मैं गिरना वाला हूँ, तो वो हैं। पोजीशंस इसको ले। हम कई बार ऑरा भी बोलते हैं हम्म। एपिलेप्सी के केस में, कि उनको एक पूर्वानुभास होता है कि उनको ये चीज होने वाली है। वो कैसे? वो होता है, अच्छा ऑरास अच्छा। आते हैं, ये नोन है, एपिलेप्सी में डिस्क्राइब है। ओके ओके, तो ये होता ही है। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी होता है। सर कभी कभी हमने देखा है कि एकदम से लोग चल रहे हैं या गार्डन में घूम रहे हैं, आंखों में के सामने अंधेरा छा जाता है एकदम से, तो ये क्या कंडीशन होती है? ठीक है, मेडिकली इसको हम कई बार सडन लॉस ऑफ विजन भी बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्थितियों में अमोरोसिस फुगैक्स भी नाम दिया जाता है, यदि एक आंख में हो। लेकिन यदि हम ये देखें कि भाई क्यों होता है, तो कारण तो बहुत सारे हैं। जो वैस्कुलर होते हैं, यानी खून के दौरे के ऊपर जो असर करते हैं वो, और दूसरे लेवल पे जैसा मैंने स्ट्रोक पे बात करी थी कि भाई खून का थक्का बना किसी धमनी में, तो यहाँ पे जो धमनी आंख के लिए जिम्मेवार होती है, उसमें खून का थक्का जमा, तो ये स्थिति अचानक निर्मित हो जाती है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में, जिनमें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, वो मरीज जिसमें अगर हम बात करें शुगर रहता है जिन लोगों को, उन लोगों में इस प्रकार की आंखों की फाइंडिंग्स होना बड़ी आम सी बात है। तो ये उन सब लोगों में डिस्क्राइब्ड है। आम तौर पे इसमें हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ दे देते हैं, उससे वो मरीज बेहतर हो जाता है। और कई बार ऑफ कोर्स ये होता है कि भाई सडन ऑनसेट, किसी मरीज ने ज़्यादा जोर से कुछ जोर लगाया कहीं पे, तो इवन उससे भी कई बार जो है विट्रियस हेमरेज हो जाते हैं आंखों में, तो उसमें भी दिखाई देना जो है ढंग से वो बंद हो जाता है। चौथे नंबर पे रेटिनल डिटैचमेंट होता है, कि भाई रेटिना डिटैच हो गया, उसमें भी ऐसी स्थिति बनती है। तो इस ऐसे समय पे सबसे बढ़िया ये है कि आप फौरन, यदि आप दिन में हो ऑफ कोर्स, डॉक्टर के पास ले जाएं अपने मरीज को, आंख वाले डॉक्टर के पास। आंखें डायलेट करवा के, ड्रॉप डलवा के उससे हम जो है उस मरीज का फंडस दिखवाएंगे, और उसके साथ साथ उसके रेटिना की स्थिति देख के
फिर हम आगे की एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसके आधार पे इलाज दिया जा सकता तो और उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ऐसी? है। यदि शुगर वाले मरीज होंगे तो उनमें तो यही रहता है कि आपको शुगर का कंट्रोल अपना अच्छा रखना पड़ता है, वो ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखना पड़ता है। बाकी जिन मरीजों में ये अपने आप हो जाता है अचानक से, उनमें कुछ इसका पक्का ऐसा सीधा सीधा इलाज नहीं है। कई बार रेटिना में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्मोकिंग के कारण होती हैं, तो उन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता दूसरा, कभी कभी मैंने देखा है लोगों के आधे सर में दर्द होता है और आधे में नहीं होता है। है। बराबर है, आधा सीसी दर्द या हम जिसको बोलते हैं उसको माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन, हाँ। ये अलग अलग कारणों से होता है। वैसे ये बता दूं कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन माइग्रेन होते समय कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, और कई बार माइग्रेन सिम्टम्स के साथ आता है। भाई कई लोगों को वॉमिटिंग भी होने लग जाती है, कई लोगों को चक्कर भी आने लग जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। माइग्रेन अगर आपको है तो सबसे पहले फिर भी वो एक इमेजिंग कराएंगे आपकी ब्रेन की, ये रूल आउट करेंगे कि किसी और कारण से तो नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद आपको माइग्रेन की दवाइयों पर डाला जाएगा। माइग्रेन से रिलीफ संभव है, और दवाइयाँ भी अब आजकल इतनी अच्छी हैं कि आपको ज़्यादा समस्या होने की आप एक आशा नहीं। लेकिन मैं माइग्रेन में ये तो देखता हूँ सर कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, कि लोग बरसों से परेशान हैं। देखिए ऐसा है कि इनमें से आधे मरीज जो हैं, जो माइग्रेन के चलते परेशान हैं, उनमें से आधे मरीजों को साइनस की बीमारी के कारण ये हेडेक होता है। तो हमको जब भी कोई मरीज को हमको माइग्रेन लेबल करना है, तो हमको सबसे पहले तो इमेजिंग करके ये रूल आउट कर लेना चाहिए कि साइनस की बीमारी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे जो बीमारी उठ के आती है सामने, वो ये होती है कि लोग डिनायल में रहते हैं। चश्मे का नंबर आया हुआ रहता है लेकिन चश्मा लगाना नहीं चाहते, अलग अलग कारणों से। कई बार ये महज एक अच्छा दिखने की आकांक्षा हो, या कई बार ये कि भाई लोगों को साइकोलॉजिकल बैरियर हो कि मैं चश्मा नहीं पहनना चाहता। इन दोनों ही स्थितियों में उनको सिर दर्द होने लग जाता है। वही। तीसरे नंबर पे कहीं जाके माइग्रेन का नंबर आता है। तो माइग्रेन में मैंने देखा लोग घंटों सिर बांध के पड़े रहते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको। मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, लेकिन इसके पीछे ये भी है कि लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते कि उनको साइनस की बीमारी है एक। लोग ये नहीं आइडेंटिफाई करना चाहते कि उनको आँख का नंबर आया हुआ है चश्मे का। तो अगर इन दोनों चीज़ों को आप निगेट करोगे तो इसका नंबर भी क्लियरली हाफ से वन थर्ड हो जाएगा। नहीं, मैं एक चीज़ और बोलूँगा इसमें कि मेरे को माइग्रेन है और मैं टैबलेट लेता हूँ घंटे 2 घंटे के लिए, फिर 10-20 दिन बाद फिर आएगा तो मुझे थोड़ा पता चल जाएगा कि मेरा नोजिया वोमिटिंग जैसा देखिए हो ऐसा रहा है, है। सोमाट्रिप्टान है और ऐसे इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जो इसके लिए दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से मैंने बोला था ना वन साइज फिट्स ऑल सही नहीं है, हम्म। उसी तरह एक दवाई जो है वो सबको काम इकट्ठा अच्छे से करे, ये संभव नहीं। इसका कोई ब्लैंकेट इलाज नहीं है। कई बार आपको हिट एंड ट्रायल करके 2 से 3 दवाइयों के बीच का कॉम्बिनेशन भी लेना पड़ता है। न्यूरोजेनिक हेडेक्स रहते हैं, उनमें टोपिरामेट भी डालना पड़ता है। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जिनको हमको यूज़ करना पड़ता है कई बार, जिसके पहले माइग्रेन के मरीज को रिलीफ मिले। ये हर एक में एक जैसा नहीं होता। कुछ माइग्रेन के मरीज सिंपल एक गोली पे भी बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। तो माइग्रेन का रूट कॉज अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या है? ये बेसिकली वैस्कुलर बेड के लेवल पे होता है। वैस्कुलर बेड का लेवल से हमारा मतलब ये है कि जो अंदर की धमनियाँ और शिराएँ रहती हैं, वो दिक्कत देती हैं हमको। उनका रिएक्शन होता है, उनमें खून के दौरे से संबंधित जो एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं, उसके कारण ऐसी स्थिति बन जाती तो है। इसी में कई सारे पेशेंट को क्लस्टर हेडेक भी आता है। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के हेडेक के प्रकार हैं। तो ये उसी स्पेक्ट्रम में आता है। तो माइग्रेन के मरीज को किस चीज़ से बचना चाहिए? और उनको ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एपिलेप्सी के ट्रिगर्स थे, तो इसी तरह माइग्रेन के भी ट्रिगर्स होते हैं। कई बार चॉकलेट खा लेना, ऑड आवर्स पे ढंग से सोना नहीं, ये सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपके कई सारे, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं माइग्रेन को बढ़ाने में। तो अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आपको माइग्रेन है और आप फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ खा रहे हैं, उसके बाद आपको माइग्रेन आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है और उनको उसी समय पे बंद कर देना चाहिए। ये एक तरीका है, ये सही होता है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि माइग्रेन की डायग्नोसिस जो है वो एक्सक्लूजन की डायग्नोसिस है हम लोगों के लिए। तो पहले साइनस डिसीज़ को अलग करें, पहले आँख के चश्मे के नंबर को अलग करें, फिर उसके बाद जो कुछ बचता है फिर वो माइग्रेन की तरफ ले जाता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि माइग्रेन है, माइग्रेन में क्या होता है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस को माइग्रेन है। जी। अब उसमें क्या करते हैं कि सडन आपको दर्द हुआ
आपने टैबलेट खा ली, आप ठीक हो गए, 15-20 दिन बाद फिर ठीक हो गए। तो अगर हम डॉक्टर पे ना जाते हुए ऐसे ही ऐसे इसको एक्सटेंड करते जाएं तो इसके और कुछ भयानक परिणाम निकल के आते हैं। हाँ, कई बार आपको अचानक सरप्राइज मिल सकता है कि ब्रेन में कोई गठान मिल गई है आपको, या कोई और ऐसा कारण मिल गया जिसके कारण आपका सर दर्द हुए जा रहा था। तो ये जो सरप्राइज है, ये गंदा सरप्राइज है। उसमें क्या है कि इसका मतलब यही हुआ कि आपने उतने समय तक जो है उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और अब आपको समस्या खड़ी हो गई। तो और भी बढ़ जाती। तो जैसे सर ने बताया कि अगर आपको माइग्रेन है तो सबसे पहले आपका चश्मे का नंबर, दूसरा आपको साइनस तो नहीं है वो देखना है, और तीसरा तब आपका ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई होगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। इसमें भी अगर हम देखें ध्यान से, तो सीटी या एमआरआई करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे आगे की दिशा कैसे तय हो रही है। कई बार जैसे ये बीच में सवाल निकला था आपका उस समय इसके पहले वाले सेक्शन में, कि सीटी और एमआरआई यदि हम करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि भाई लूट लिया। लूट लिया। तो जब तक सीटी या एमआरआई नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि अंदर का कारण क्या है। चलो एक बार लूट लिया की थोड़ा इसको लूट लिया को समझते हैं। एक्चुअल में सीटी स्कैन और एमआरआई में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए क्या होता है कि मोटा मोटा बोलें तो लोगों के समझने के लिए सीटी जो है वो बोनी abnormalities के लिए, हेमरेजेस देखने के लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू हमको डिटेल में देखना हो उसके लिए एमआरआई अच्छा है। दोनों विधाएं अपनी अपनी जगह काम की हैं, और कई बार कुछ मरीजों में हमको सीक्वेंशियल स्टडीज दोनों की करनी पड़ती। जब भी हम ये करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आरोप लगते हैं, लेकिन सही बात बोली जाए तो एक बेहतर इलाज के लिए इन जांचों की आवश्यकता पड़ती है। आज से कुछ समय पहले क्या है, 15-20 साल भी पहले की मैं बात करूं तो इतने सारे सीटी एमआरआई नहीं थे शहर में। तो क्या हमारा क्वालिटी ऑफ केयर अच्छा था या बुरा? डेफिनेटली बुरा था, क्योंकि वो आज हमारे हाथ में है तो हम उस प्रकार की बीमारियां ज्यादा पकड़ पा रहे हैं। तो कल को कोई ये सोचे कि भाई डॉक्टर ने पकड़ के जांच करा दी या ये करा दी, उसके भले के लिए है। इनफैक्ट शायद मैं एक कदम आगे जाऊंगा, यदि डॉक्टर सीटी एमआरआई जैसी जांच कराता है और अगर वो पूरा ठीक निकलता है तो क्या आप स्वस्थ हो, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि यार इसमें इतने पैसे लग पार्टी के पैसे तो डॉक्टर ने ले लिए। गए। नहीं, नहीं पार्टी अच्छा तो ऐसे है। भी हो जाती है। नहीं माइग्रेन हुआ है आपको और तो आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, और डेफिनेटली जो सर ने बोला है विज़न चेक करें, उसके बाद अपना साइनस चेक करवाएं, और अगर आपको चश्मे का नंबर है तो प्रॉपर वो नंबर पहने, और बाकी जो सी सर ने बताई वो सब करके और डॉक्टर के पास जाएं, उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। और अब मैं सर जैसे बोलूँ अपना बहुत डिस्कशन हो गया है, आपकी लव मैरिज हुई है, कैसे क्या मिले आप, कैसे क्या